अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सब लोग आ गए हैं। वालेकुम सलाम सर। काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि सब लोग इधर ही हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर लड़के। ओके जी। सो हम जो है आज पहली क्लास है हमारी इंग्लिश की, और वन पेपर के हवाले से भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका भी होगा, CSS ट्रेनिंग के हवाले से भी और अदर एग्ज़ाम्स के हवाले से भी। So first of all, let me introduce myself. My name is Jamalullah Khan, and I'm here as a faculty member of PMCSS, and I'm teaching here basic structure of English and Tracy and comprehension for CSS and PMS. So I have also qualified PMS twice and CSS for once in 2018. और जो है सब ये सारी इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह मैं कवर करवाऊंगा आप सबको। और इंग्लिश के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो सारी की सारी इंशाल्लाह हम सॉर्ट आउट करेंगे। और आपने इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस भी बंदे का, अगर आपने इसमें कोई भी इशूज़ है उसके हवाले से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जिस तरह मैंने इंशाल्लाह करवानी है चीज़ें, आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उनको बेहतर तरीके से हम लोग कर सकें। टू पार्टिसिपेशन टू डिस्कशन हम जो है ये सारे का सारा एक जो भी हमारा सेशन होगा 5 क्लासेस का या 6 क्लासेस का, तो हम इसमें इंशाल्लाह मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी यूज़ करेंगे और इसको जो है वो एक अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे। सो आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें मुझे। और क्या ग्रेजुएशन में आपकी डिग्री में मास्टर्स क्या है, और बाकी इस तरह मतलब वो मेन चीज़ मुझे काइंडली बताएं सबको। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। हाँ सर दिस इज मोहम्मद अवैस फ्रॉम ऋषि यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ओके। और ग्रेजुएशन का भी अपनी मेजर डिग्री बताएंगे आप लोग अपनी मेंशन सर करते हैं। मेरी मेजर डिग्री है सर मैथ कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज एंड सर रिसेंटली 2020 में सर कंप्लीटेड हुई खत्म हुई है सर। ओके। और हैव यू एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी वन पेपर और जनरल नॉलेज यस सर पेपर इन यस सर आई हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी, लेकिन मैं इंटरव्यू में रह गया था सर। असिस्टेंट कमिश्नर सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब थी सर। ओके। तो सर उसमें इंटरव्यू मैं इंटरव्यू नहीं एलोकेट हो सका। चलें कोई लेकिन नहीं, इंशाल्लाह बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट टाइम। सो जी इट्स सर इंशाल्लाह। कंपटीशन और ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो जी इनको बिल्कुल सर। मैंने आपके एक चीज ऐड पूछना था, मैंने हैंड भी रेज किया था। जी जी सर जितना हमने सिलेबस कवर करना है सर, बेसिकली रिसेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस, तो सर उसका ओके। 40% जो है वो इंग्लिश पर कॉम्प्राइजेज है सर। मैं जस्ट ये आपका इंट्रोडक्शन ले लूँ, फिर मैं एक डिटेल में आप सबको बताऊंगा कि हमने जी ये चीज़ें कवर कैसे करनी है। हाँ जी और जी श्योर सर आपने नो प्रॉब्लम। इंग्लिश का जो भी पोर्शन है उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं अभी जी बात ठीक। करता हूँ, ठीक है ना। जी सर थैंक यू सर। जी नेक्स्ट वन आप वन बाय वन काइंडली आपका इंट्रोडक्शन करवा अस्सलाम सकते वालेकुम हैं। सर। वेलकम सलाम। सर सोहेल अहमद सर, बलुचिस्तान से, डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद सर। वेलकम सुहेल अहमद। क्वालिफिकेशन सर बीए पॉलिटिकल साइंस में सर। ओके गुड। मैंने भी सर लास्ट ईयर में तकरीबन बीपीएससी में बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में एएसआई का टेस्ट दिया था, उसमें भी मैं रह गया था, जिसकी वजह से सर इंशाल्लाह मेरी भी इंग्लिश इंशाल्लाह वीक है काफी। we will try to overcome all the difficulties relating with this basic structure of English, ठीक है ना। ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। जी सर, माय नेम इज़ मोहम्मद अमजद महमूद। ओके मैं कराची से हूँ सर। मेरी ओके क्वालिफिकेशन के हवाले से मैं बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर। मेरी अभी डिग्री कंप्लीट हुई है जस्ट रिसेंटली, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिपरेशन फॉर सीएसएस। ओके हमजा। मैं सर 29th बैच का स्टूडेंट हूँ ओके और अभी तक सर आपके साथ। चलो ठीक हो गया। तो मेरी पहले भी आपके साथ इंट्रैक्शन हुई है। जी सर। ओके 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 जी नेक्स्ट वन। Assalamu alaikum. वेलकम सलाम। My name is Javed Ahmed. I am from Faisalabad. I did my graduation from GCUF in mathematics. ओके गुड जी नेक्स्ट वन। Sir, Assalamu alaikum. वेलकम सलाम। Sir, my name is Fareed Ilyas Gori.
आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो मैं ये पीपीएससी के पेपर में अपीयर होऊंगा। ओके जी, ठीक हो गया। एनीवन एल्स कोई रह गया? और Assalamu alaikum, sir. वेलकम सलाम। My name is Hassan Nawaz from Sahiwal. ओके, So my education graduation is ग्रेजुएशन इन दिस सब्जेक्ट? sir, Bachelor of Arts is ओके 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 ओके, ठीक हो गया। सो वी हैव candidates from central Punjab and one candidate from Sindh and one from Balochistan. So हम स्टार्ट करते हैं जी। जो है इंग्लिश के हवाले से सबसे पहले हम वो बात करेंगे जिसमें आप लोगों को मसाइल होते हैं। कैंडिडेट्स का सबसे जो बड़ा सवाल होता है या जो सर। सब जी जी सर आपकी आवाज जो है ना दबी दबी आ रही है बहुत, बिल्कुल ऐसे शायद आपको साउंड में आपने इशू है? सबको शायद सर साउंड में इशू है? जी जी यस सर, थोड़ा सा ना कंप्रेस है आवाज सर आपकी। अभी कुछ जी ठीक सर। हुई है? नहीं सर, सेम ही है। सर थोड़ा सा लाउड बोलिए, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, सर लाउड की बात नहीं, आप सिर्फ माइक को नजदीक करें, आपकी आवाज क्लियर आ ओके जाएगी। ओके ओके, माइक मेरे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो जनरल क्वेरीज क्या होती हैं रिगार्डिंग द इंग्लिश, सॉरी रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज पेपर जनरली एंड स्पेसिफिकली द पोर्शन दैट कंसिस्ट्स ऑफ इंग्लिश एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक एग्जामिनर है, आया वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं या वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं या पाकिस्तान की किसी भी टेस्टिंग एजेंसी से हैं, वो 40%, 60% या इवन कुछ केसेस में जिस तरह रिसेंटली तहसीलदार के पेपर में हुआ, वो पूरे का पूरा एक पेपर दे देते हैं इंग्लिश का या कुछ पोर्शन उसका जो है स्पेसिफाइड कर देते हैं, मतलब कि उसको कि ये पोर्शन जो है हमारा ये इंग्लिश का होगा। ठीक है, अब कैंडिडेट्स जो हैं मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स तो इसको प्रिपरेशन ही नहीं करते प्रॉपर्ली सीरियस होकर। जस्ट 5 to 10% कैंडिडेट्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, प्रिपरेशन ही नहीं करते। और उन 5% में से भी अगर हम ये एनालाइज करें कि इंग्लिश को सीरियस होकर कितने लोग करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि लेस देन 1%। ठीक है, अब उसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि जब हम इंग्लिश को एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह प्रिपेयर ही नहीं करते। देखें, आप पाकिस्तान अफेयर्स को पूरा पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स को देखते हैं, आप जनरल साइंसेस को देखते हैं, आप इस्लामिक स्टडीज को देखते हैं, आप उर्दू को देखते हैं, मैथ को देखते हैं, तो वाई नॉट इंग्लिश? ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो है ये। सो इंग्लिश की प्रिपरेशन ही नहीं करते, और जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो उनमें से सिर्फ 15 से 20% पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बाकी 80% पोर्शन को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने चीज़ों को एनालाइज किया, अगर किसी ने कुछ एग्जाम्स दिए हैं किसी भी सर्विस कमीशन में, या जो लोग पास्ट पेपर्स को देखते हैं वो एक चीज़ को एनालाइज करेंगे, सारे का सारा 100 नंबर का पेपर देख के, जो एग्जामिनर है उसका ज़्यादा जो इन्हिसार है, जो उसकी डिपेंडेंस है, वो है इंग्लिश के ऊपर। और इंग्लिश क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग, इसका बेनिफिट उन लोगों को होता है जो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं और वो अच्छे नंबरों से सीट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखें किसी भी टेस्टिंग एजेंसी में एक सीट के ऊपर 5 लोगों को कॉल करनी है उन्होंने हाईएस्ट, और अगर आप बिल्कुल मार्जिन के ऊपर जाके क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको फिर इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू में मतलब एवरेज हो जाए, लेकिन फिर आप रिटर्न पे अपनी ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको डिवाइड किस तरह से करते हैं। देखिए, इंग्लिश का कोई भी पेपर हो उसमें चंद एक चीज़ें जो हैं वो 8 से 9 चीज़ें हैं जो आपने करनी है, जो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, मैं उन सबको स्ट्रक्चरली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट की तरफ लेके जाता हूँ। इम्पोर्टेंट इन द सेंस
कि बेसिक स्ट्रक्चर से लेके हम एडवांस लेवल तक बात करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले आपने जब भी इंग्लिश को प्रिपरेशन करना है, सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हैं जी आपके बेसिक टेंसेस, सबसे पहले। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जी पैसिव वॉइस। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। और चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ग्रामर के रूल्स, जिसको हम करेक्शन रूल्स भी बोलते हैं। अब ये जो चार चीज़ें हैं, पूरे का पूरा आपका पूरी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, लेकिन कोई भी लैंग्वेज हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसके टेंसेस होते हैं, उसका रूल्स होते हैं। इसी तरह इंग्लिश का जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो इन्हीं चार चीज़ों के ऊपर मुनहसर है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको ये चार चीज़ें बेसिक नहीं आती तो आप इंग्लिश के किसी भी पेपर में, आया वो FPSC का 20 नंबर का पेपर हो, PPSC का क्योंकि डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 20 से 25%, 30% जो है वो इंग्लिश इंक्लूड की भी होती है। और जिस तरह सर सब ये सब इंस्पेक्टर का पंजाब पुलिस का 40% है सर। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जिस तरह ये सब इंस्पेक्टर में उन्होंने 40% इंक्लूड कर दी, ठीक है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पूरा एक पेपर ही जो है 100 नंबर का, उन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश का रख दिया। सो उस सारा पेपर आप निकाल लें, इवन अभी तहसीलदार का पेपर ऑनलाइन पड़ा हुआ है, उसमें से 70 to 80% जो इंग्लिश का पोर्शन है वो है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें से सारे के क्वेश्चन जो हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें उसने टेंसेस पूछे गए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स पूछे गए हैं, उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पैसिव को आपने एक्टिव में करना है, एक्टिव को आपने पैसिव में करना है। नरेशन के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस थे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। इसी तरह से करेक्शन के रूल्स के ऊपर कोई 20 से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये जो चार पोर्शंस हैं, अगर आप इन चार पोर्शन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अच्छे तरीके से करने का मतलब ये है कि रूल्स पढ़ें, 2-3 बार 4 बार पढ़ें। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको आज ये रूल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आज हम टेंसेस किए हैं, टेंसेस भी एक्टिव पैसिव दोनों कर लिए, तो आपका काम ये है कि इन रूल्स को 1-2 बार पढ़ के आप फिर इनकी रिटन प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, ये वैसे भी जो है ना, ये इंटरलिंक हैं सारी चीज़ें। आपको अगर टेंसेस नहीं आएंगे, आपको पैसिव वॉइस नहीं आने, आपको दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, आपको नरेशन नहीं आनी, और इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं आएगी, आपको करेक्शन नहीं समझ आनी। तो आपको ये जो चार चीज़ें हैं ये बेसिक फंडामेंटल आप समझ लें कि इंग्लिश के हैं, इसीलिए मैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहता हूँ इंग्लिश का, ठीक है। तो इन चार चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चार चीज़ें आप कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आते, जितना भी पोर्शन होगा इंग्लिश का किसी भी पेपर में, उसका 70% जो है वो आप ग्रैस्प कर जाएंगे आराम से। फॉर एग्जांपल अगर 40% की इंग्लिश पूछेगा तो उसमें से 25 से 30% इन्हीं चार चीज़ों में से होगा। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि ये तो बेसिक रूल्स हो गए, इसके अलावा पेपर में क्या आता है। इसके बाद वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है प्रपोजिशंस को, देन इडियम्स को, देन फ्रेजल वर्ब्स को, देन जो है आपका वो पंक्चुएशन को, पंक्चुएशन के भी क्वेश्चन आते हैं। चार चीज़ें ये हो गई सर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद आती है वोकैब। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, वोकैब की एक लिस्ट उठा लेते हैं, उसको रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वोकैब नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो 750 वर्ड्स की या GRE के कुछ एक्सरसाइजेस कर ली हैं तो आपको सिर्फ वही 4-5 नंबरों का एज होगा, 3 बल्कि वो 5 में उसमें से 2-3 ही आपको आएंगे, ठीक है। 2-3 उन्होंने वैसे ही जानबूझ के बहुत टफ पूछे हुए होते हैं, स्पेशली जितनी भी ये सीट्स आती हैं 17 की, जैसे ये नैब में, FIA में, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, इसमें 2-3 तो बहुत मुश्किल होते हैं। तो हम एक जनरल कंसेप्शन ये है कि इंग्लिश का पेपर है वोकैब का, तो इसलिए वोकैब को लोग रट्टा लगाते हैं, ईडियम को लगाते हैं, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपको नंबर देने हैं वो आम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, उसको साइड लाइन कर देते हैं।
अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ इंग्लिश का तहसीलदार का, हर बंदे ने अपनी मार्किंग की उन हिसाब से जितने उसको वोकैब आती थी। वो 75 to 80% का वो जो एक बड़ा पोर्शन था पेपर का, उसको तो निकाल ही दिया है आपने, उसको ऐड ऑन ही नहीं करते। ठीक है, और ये देखना जब रिजल्ट आएगा तो मेरिट यही 115 120 पे बनेगा। इसकी वजह ये है कि इंग्लिश को हम समझ लेंगे हमने ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो पेपर जो टेक्निकल पेपर था। ठीक है, तो इन चार चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर, देन उसके बाद प्रपोजिशंस, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स और वोकैब। ठीक है, एंड देन पंक्चुएशन। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे, कोई भी आपका वन पेपर हो, किसी भी सर्विस कमीशन में हो, किसी भी टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करे, ये चीज़ों ने आपके साथ साथ चलना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो इन सारी जो 8 से 10 चीज़ें हैं इनको आपने माइनस में नहीं लगती जाना। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि इनमें से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं ये आप 100%, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको रूल्स पता हैं, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी है, तो आप आराम से ये सारे के सारे पोर्शन को 100% इसमें से गेन कर सकते हैं। इसी तरह मैथ का पोर्शन है वो भी आप 100% ले सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आए। सो हमने सबसे पहले किस तरह से अब चलना है कि हमने सबसे पहले टेंसेस करने हैं, फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस करेंगे, देन हम करेंगे नोवेशन, उसके बाद हम करेंगे करेक्शन के रूल, फिर हम प्रपोजिशंस, अच्छा सॉरी, उसके बाद हम करेंगे पंक्चुएशन। प्रपोजिशंस के मैं चंद एक रूल बता दूंगा आपको, बाकी इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वोकैब, ये जो तीनों चीज़ें हैं इसके लिए आप सब ने स्ट्रेटजी ये बनानी है कि आप लोगों ने किसी भी, मैं आपको भी बुक्स भी रिकमेंड करता हूँ या इसके जो सोर्सेज हैं वो भी बता देता हूँ, कुछ चीज़ें सॉफ्ट में पड़ी हैं वो भी इंशाल्लाह भेज देंगे आपको। आपने उनमें से उन चीज़ों को देखना है कि हर बंदा उसमें से कितनी कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो प्रपोजिशन है मेरे पास वो तकरीबन 42 पेजेस की हैं। अब उसमें अगर आप डेली का एक पेज करते हैं, एक पेज पे एटलीस्ट यही कोई मैक्सिमम होंगी 25 to 30, अगर आप एक पेज डेली कर लेते हैं, उसको 7 से 8 बार पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है। ठीक है, 40 डेज में आपकी प्रपोजिशन भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्रपोजिशन को पढ़ने का तरीका ये है कि आपने उनको बार बार पढ़ना है, सेंटेंसेस के साथ पढ़ना है मिला के। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना वोकैब को, इंग्लिश की वोकैब को, इडियम्स को, इनको रट्टा नहीं लगाना, इनको आपने बार बार पढ़ना है, ये बुनियादी असूल है इसका। ठीक है, जो चीज़ आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको अच्छे तरीके से याद होगी। रट्टा लगाएंगे तो वो जेहन से निकल जाती हैं चीज़ें। ठीक है जी, अच्छा, तो ये बात भी हो गई। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा था किसी ने? हाँ, मैं वो सोर्सेज बता देता हूँ आपको। अच्छा, एक तो ये है कि जी जिस बंदे की बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल खत्म है, आपने जीरो से स्टार्ट करना है, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जीरो से स्टार्ट करें। एक किताब है सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब की, ऑल अबाउट कम्पिटिटिव एग्जाम्स, लिखें आप सब लोग, मैं अक्सर सेमिनार्स में भी यही चीज़ें बता रहा होता हूँ, आपको भी बताता हूँ। ऑल अबाउट कम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी। एक इनकी किताब है स्पोकन इंग्लिश की। ये दोनों किताबें आपने अपने पास रखनी है, हर सूरत लेनी है, दोनों किताबें। ये आपको थ्रू आउट ये प्रिपरेशन के प्रोसेस में आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो लोग हैं से, हाँ तीसरा वोकैब के लिए मेरे पास भी सॉफ्ट में पड़ी हुई है फाइल बैरन्स की 850 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी पड़ी हुई है गूगल पे। ठीक है, बैरन्स 850 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट, इसको डाउनलोड कर लें। अब इसका भी तरीका आप लोगों ने ये रखना है कि डेली के 15 से 20 अल्फाज उनको 10 से 12 बार पढ़ना है, 10 बार तो लाजमी पढ़ें, साथ मीनिंग लिखें और उनके नोट्स बना लें। 15 से 20 अल्फाज करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। और आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ, जैसे यूं ही आपका ये पूरा कोर्स ख़त्म होएगा, आपको वर्ड लिस्ट भी आ जाएगी, आपकी प्रपोजिशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी,
आपके ये रूल्स भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, उसी तरह इंग्लिश की भी डिवीजन करनी है। और बाकी मुझे पता है कि मुझे जितने भी लोग इसमें आते हैं वो न्यूज़ को ज़रूर पढ़ते हैं, तो डॉन जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपको वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं समझ आ रहा, तो आप जो है पाकिस्तान टुडे एक न्यूज़पेपर है, वो कंपैरेटिवली बाकी न्यूज़पेपर्स के मुकाबले में थोड़ा सा आप कह लें कि सर उसमें वोकैब जो है, काइंडली एक मिनट, सो उसमें वोकैब इतनी हाई और एडवांस लेवल की यूज़ नहीं करते वो, तो आप पाकिस्तान टुडे को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी सारे मसले मसाइल इन चीज़ों से हल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। सर वोकैब की बुक कौन सी बताई थी आपने? इसकी वोकैब की वोकैबुलरी के लिए? अच्छा, वोकैब के लिए मैंने बुक नहीं बताई, वो है बैरन्स, BARRONS, बैरन्स 850 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट। वो गूगल पे आप जस्ट लिखेंगे सामने आ जाएगी। अगर ओके डाउनलोड सर। हो जाए तो ठीक है, ना हो तो इंशाल्लाह मैं कल तक आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो भेज भी देंगे आपसे। ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर डान की आपने बात की, वो थोड़ा बता दें कि उसके तरीकाकार किस तरह का, मतलब उसके केप किस तरह केप कैप्चर करेंगे मतलब। मैंने एक बार पहले भी कही है और वो बेसिक असूल है, काइंडली इसको आप लोग फॉलो करें। वोकैब को याद नहीं करना है आपने, कोशिश भी नहीं करनी कि आपने एक लफ्ज को रट्टा लगाना। आपने जस्ट पढ़ना है, जो लफ्ज आपकी आंख के सामने आ रहा है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, काइंडली म्यूट रखें अपने आप को, माइक म्यूट रखें। इंग्लिश को रट्टा लगाना नहीं है आपने इंग्लिश को जस्ट पढ़ना है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस पढ़ा है, एक स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें से एक लफ्ज मुश्किल है, समझ नहीं आई, उसका मीनिंग देख लें, उसको छोड़ दें, उसको रट्टा नहीं लगाना आपने। देखें, ये जो अल्फाज का ज़खीरा होता है, ये जो वोकैबुलरी होती है, ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक स्लोली प्रोसेस है, एक एवोल्यूशनरी, जो आप क्या उसको हम बोलते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आती है। आप यकदम आज लेके बैठ गए यार ये 3500 वर्ड्स की लिस्ट, आप उसको रट्टा तो लगा लेंगे 10 दिनों में, 5 दिनों बाद फिर भूल जाएगी। ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वो कैब हमेशा बिल्ड होती है। आप सब ठीक है लोग मास्टर्स करके आए हैं, ग्रेजुएशन वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको पता है। ठीक है, अब आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो आपको अगर उसमें से 60-70% समझ आ रही है, 80% आ रही है, एक आर्टिकल पढ़ा है उसमें से अगर 7-8 अल्फाज ही सिर्फ देखने पड़े हैं डिक्शनरी से, तो इट मीन्स कि आपकी वोकैब काफ़ी हद तक ठीक है। कुछ इतने अल्फाज होते हैं, कुछ ऑथर्स वैसे ही थोड़ी सी टफ वोकैब यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक एग्ज़ाम में बैठना है तो आपने उन अल्फाज को अपने रजिस्टर पर नोट कर लें, उनका मीनिंग देख लें। ठीक है, तो सर पढ़ना एक है चीज मैं आपने। यहाँ पे ऐड कर दूं सर। जी जी सर। सर ये वो कैब के सर बेसिकली मेरा मीडिया स्टडीज थी, तो हमें ना 4th सेमेस्टर से उन्होंने डान न्यूज परमानेंट कर दी कि आपने पढ़नी है। हम्म। तो सर हम डेली बेसिस पे रीड करते थे, तो शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता सर वो वर्ड्स जो याद होते थे वो अगले दिन भूल जाते थे, लेकिन वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते थे न्यूज़पेपर में। अब वो सर बिल्कुल आसान लगते हैं, मतलब तब से ही रेगुलरिटी आ गई। तो वाकई सर आपकी बात ठीक है, ये ग्रेजुअली जो है चीजें माइंड में बैठ जाती हैं, वही वर्ड्स बार बार आ रहे होते हैं। ठीक ठीक शुरू हो में सर गया। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सर, बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। ये अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हमने पढ़ना किस तरह से है, आपने किस तरह से वोकैब को लेके चलना है, मीडियम पेयर ऑफ वर्ड्स को, बुक्स भी मैंने डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम टेंसेस को सर शॉर्टली जो है वो कंप्लीट करते हैं, और फिर जो है जी सर आपने गाइड के हवाले से बताइए 2 गाइड्स। सर जी। मेरे पास जो है वो कारवान बुक हाउस की है, लाहौर की, हाफिज करीम दाद चुगताई की गाइड, इंग्लिश की, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा, और वो इसके बाद मैं ठीक ठीक मैं आपको बताता हूँ। जो सर चुगताई वो साहब की किताब है, मैं आपको जी बताता जी हूँ। करीमदाद चुगताई साहब हमारे सीनियर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, 2010 के बैच के। उन्होंने जो बुक लिखी है बेसिकली, वो बुक जो है दैट वाज कंपाइल्ड बाय समवन एल्स। ठीक है,
उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बुक मैंने पढ़ी भी है। उसमें ठीक है। हर पोर्शन कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ है। वो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, अगर आप देखें स्टूडेंट को नहीं पता कि ये जो किताब लिखी है इसमें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, वो तो एक आपको एक उस्ताद बता सकता है ना, या जिस बंदे का प्रोफेशन है या जिसको पता है वो बताएगा। सो उस किताब में है मिस्टेक्स, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक्स हैं। ये जो किताब मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब वाली है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एंड ही वाज रिटायर्ड इन 2001। और ये किताब जो है ये बहुत बार प्रूफ की भी है, और इसके कुछ पोर्शन जो थे क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो हमसे भी उन्होंने कई बार ही इसकी प्रूफ रीडिंग करवाई भी है। ठीक है, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स उसमें प्रिंटिंग की भी आ जाती है। तो वो किताब जो है ना वो एरर फ्री है, और एरर फ्री किताब पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आपने एरर्स वाली बुक ही पढ़नी तो उसका आपको क्या फायदा होगा। राइट जो सर। चुगताई साहब की बुक है, वो बुक अगर आपने कंसल्ट करनी है तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ के उसमें इडियम्स की एक कंप्रीहेंसिव लिस्ट मौजूद है, उसमें प्रपोजिशंस की कंप्रीहेंसिव लिस्ट मौजूद है, उसमें फ्रेजल वर्ब्स की और जीआरई वोकैब की लिस्ट मौजूद है, और उसमें राइट सर। सीएसएस के पास्ट पेपर सारे इंक्लूड हैं। वो ये प्लस पॉइंट्स हैं उस बुक के, कि वहाँ से आपको लिस्ट कंप्लीट मिल जाती है, लेकिन वो जो मिस्टेक्स वाला पोर्शन है वो फिर आपने अपनी ओन के ऊपर उसको पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके जी। तो हम जो है जी टेंसेस की तरफ आते हैं। अच्छा, आज हम जो टेंसेस करेंगे टेंसेस ही करेंगे, और आप लोगों ने कल से क्या करना है, आज मतलब हमारे कल से मतलब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आप सबको आज टेंसेस पढ़ा दूंगा, आपने उनकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आपने हर जो है टेंस के ऊपर 10 से 12 सेंटेंसेस लिखे हैं, उनके मनफी फिक्रात भी बनाएं, उसके सवालिया फिक्रात भी बनाएं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत मुश्किल स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस हों, इजी भी ले सकते हैं, बिल्कुल इजी। उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप उसको एक्सरसाइज कर लें, अपने हाथ से लिखें। ठीक है, उसको लिख के मुझे चेक करवा दें, पीडीएफ में स्कैन करके आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनको भेजें। तो नेक्स्ट क्लास तक आपने ये एक्टिविटी लाजमी करनी है। ठीक है, अदरवाइज चीज़ें, क्योंकि ये रूल्स होते हैं ना, तो रूल को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाते हैं। जिस तरह मैथ का रूल है, मैथ के फार्मूलाज होते हैं, उनको आप याद करें तो फ़ायदा नहीं है, जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे वो याद नहीं है। सबसे पहले है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये वैसे बड़ा टेंसेस जितने भी हैं ये हैं तो थोड़ा सा बोरिंग वाला काम इसलिए आज से कि हम इसको क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मजबूरी ये होती है अब पढ़ाने वाले की भी और पढ़ने वाले की भी, कि हमें ये इन्होंने जान नहीं छोड़नी। ठीक है, सीएसएस की मैं इसको पढ़ाने हर बैच की ये बात बताता हूँ। आप एफपीएससी की वेबसाइट ओपन करें और सीएसएस की जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स को पढ़ें, तो उन्होंने उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 98% स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में जिन्होंने पेपर दिए हैं, उनको पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफरेंस ही पता नहीं। और इससे आप आइडिया लगा लें कि हमें, क्योंकि हम जब फ्री राइटिंग कर रहे होते हैं या हमें जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो बड़ा टेक्निकल तरीके से पूछ रहा होता है, और हम उसको चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जो इसी तरह से जब हम टेंसेस करेंगे, टेंसेस के जो रूल्स हैं, इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से करना चाहिए। तो सबसे पहले है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि ये टेंस तब यूज होता है कि व्हेन यू आर रेफरिंग टू हैबिचुअल एक्शंस, कि जब कोई भी बात में आप हैबिचुअल एक्शन यूज कर रहे हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप अगर वो यूज कर रहे हैं तो हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सुबह सवेरे उठता है, ठीक है, वो रोज स्कूल जाता है। अब इसमें ये हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन में वो काम सारे होते हैं जो कि हम कर भी रहे होते हैं या हम जो नहीं करते। ठीक है, मतलब वो झूठ नहीं बोलता, दिस इज हैबिचुअल एक्शन। सेकंड इसकी जो कंडीशन है कि व्हेन यू आर रेफरिंग टू अनचेंजिंग ट्रूथ्स, ठीक है, तो जब हम
जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं या कोई यूनिवर्सल बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज व्हेन वी आर मेकिंग जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट, जब हम किसी भी फैक्ट की जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। बट ही ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास, ये उसकी हैबिट है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आ गया ही, आगे उसमें फिल इन द ब्लैंक है, देन कम्स लेट टू क्लास, ठीक है। नीचे उसने ऑलवेज लिख दिया, एक दो लफ्ज और लिख दिए। सो आपने उसकी आदत के अकॉर्डिंगली, उसकी हैबिट के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑलवेज आएगा। या फॉर एग्जांपल ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक लेट टू क्लास, कम, कम्स, कमिंग, नन ऑफ दिस। तो आप जब आपने ऑलवेज पढ़ा होगा और यार मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी अपसेट है इसलिए ये गला भी खराब है। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कम जाना, ठीक। इसी तरह से अनचेंजिंग ट्रूथ के लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या जितनी भी मेडिकली या आप कह लें तो जितने भी प्रूफ जो भी फैक्ट्स हैं उनके लिए भी हम यही टेंस यूज करते हैं। एंड जनरल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट दे आर फ्रेंडली। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आर है, वो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है आर इसका, लेकिन जब हम जनरली को बात करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक आम सतह पर एक जनरल कोई भी बात करेंगे कि वो दोस्त हैं, अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज करेंगे इसको। इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो भी, इसमें क्या है कि जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, एस और ई एस का इजाफा होता है उन नाउन के साथ जो कि सिंगुलर हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, या कोई भी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। इसके साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं। और इसको जब हम मनफी वाली या सॉरी इसमें मनफी में यस वाली या फिक्रात में चेंज करते हैं सेंटेंसेस में, तो उसमें क्या करते हैं, हम डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं। सो डज नॉट हम जब यूज करेंगे तब हम एस और ई एस को नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो डज है, वो जो हमने ई एस और ई एस लगाया था उस वर्ब के साथ, वो अब डज की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम इसके जनरल इंडिकेटर भी देख लेते हैं। जनरली इंडिकेटर्स जो हैं, अच्छा अब ये आपने इसको इसको सेंटेंसेस में यूज करें इन डिफरेंट अल्फाज को, और यूज करने के बाद देखें क्या ये प्रॉपरली लग रहे हैं। ये आप तब करेंगे जब आपके पास कोई एक्सरसाइज वाली बुक होगी, वहाँ से खोलें, वहाँ से सेंटेंसेस को कॉपी करें, इनको लिखें, ठीक है, फिर आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ऑलवेज की तो एक एग्जांपल देख ली है, इसी तरह समटाइम्स ये भी हैबिट में बात आ गई, एवरीडे भी हैबिट वाली बात है, ओकेजनली भी हैबिट वाली बात है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ आ रही है साथ साथ? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो दिस वन टाइप। अच्छा, जो जिन लोगों को प्रैक्टिस में मसला हो वो आराम से लिख सकते हैं ही गो टू स्कूल, सॉरी ही गोज टू स्कूल वाली स्टेटमेंट को लेके वो 12 के 12 टेंसेस को अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिनके पास पहले सबसे पहले आप वो करें जिनकी बेसिक इंग्लिश वीक है, ठीक है, जिनकी थोड़ी सी बेहतर है वो फिर कोई भी अपनी एक्सरसाइज वाली बुक लें, उसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको करें और फिर देन वो चेक करवा लें, आप इवेल्युएशन करवा लें। ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, जिसके बाद हम करेंगे जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो किसी भी एक्टिविटी को जो कि चल रही होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होती है, उसको डिफाइन करता है। The activity is in progress at the moment of speaking. For example,
मोमेंट ऑफ स्पीकिंग का मतलब है कि जब मैं और आप हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, आया हम कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हो रही हैं, वो कॉन्टिन्यूस में रहेंगी। व्हेन एन एक्टिविटी, अब इसकी ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि व्हेन एन एक्टिविटी बिगेन बिफोर नाउ एंड कंटिन्यूज इनटू द फ्यूचर विदाउट स्टॉपिंग। कोई भी एक हरकत है, कोई भी एक एक्टिविटी है, कोई भी एक मूवमेंट है, वो है तो कॉन्टिन्यूस, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस कब से है, वो थोड़ी देर पहले से है, कब से है हमें नहीं पता, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है और ना हमें उसका एंड पॉइंट पता है, ना हमें उसका स्टार्ट पॉइंट पता है। बस ये है कि एक्टिविटी इन प्रोग्रेस और वो चल रही है। द थर्ड वन इज दैट एक्टिविटी इज डेवलपिंग एंड चेंजिंग। ठीक है, तो वो डेवलप भी हो रही है और चेंज भी हो रही है। अब हम इनकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू द क्लास राइट नाउ। ठीक है, अब इसमें राइट नाउ जो है ये इंडिकेटर है कि एन एक्टिविटी इज रनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, शी इज टेकिंग 16 क्रेडिट्स दिस सेमेस्टर। अब ये जो है वो डेवलप भी हो रही है, वो चेंज भी हो रही है। थर्ड वन वाली, शी इज अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मोर एंड मोर। अब इसमें जो मोर एंड मोर है, ये उसकी निशानदेही कर रहा है कि एक्टिविटी चल भी रही है और वो डेवलप भी हो रही है और चेंज भी हो रही है। अब इसके हम इंडिकेटर्स देखते हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं? राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, स्टिल, दिस ईयर, दिस वीक, दिस मंथ और एज वी स्पीक। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसमें वो कौन कौन से हैं? एक तो इसमें इज, एम और आर लगता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। और इसको मनफी बनाने के लिए और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम जस्ट नॉट यूज करते हैं। ठीक है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। ये कुछ पंक्चुएशन जिस तरह इसमें लिखेंगे, जब हम पंक्चुएशन का पोर्शन करेंगे तब हम इनका प्रॉपर यूज देखेंगे कि हैज़ नॉट बीन हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, हैड नॉट बीन हो कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में मैंने देखा है कि वो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट पजल कर देते हैं। ये एपोस्ट्रोफी जो है कॉमन का, उसको हम उस पोर्शन में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये इसकी हेल्पिंग फॉर्म्स और दूसरी चीज़ें। देन है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये भी सबसे ज़्यादा, जो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें प्रेजेंट की तो बात करनी होती है, तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसकी हम कंडीशन देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है कि व्हेन एन एक्टिविटी हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से आपने एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि वो जो काम है वो कंप्लीट हुआ है लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट हो गया अब से कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो चुका है। कोई भी एक्टिविटी जो भी आपको कंप्लीट होती हुई नजर आए कि वो कंप्लीट हो चुकी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। ठीक है, इसलिए इसको परफेक्ट कहा ही इसलिए जाता है कि वो काम खत्म हो गया है। हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, और उसमें आपको टाइम का नहीं पता कि कब है, अनस्पेसिफाइड टाइम। Second one is when an activity has been repeated several times before now. कोई भी एक्टिविटी जो है वो अब से कुछ देर पहले बहुत बार रिपीट हुई थी है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी। एंड द थर्ड वन इज when an activity was very recently completed before now. And the fourth one is when an activity is not completed in the past. अब हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। They have already seen that movie. ठीक है, अब अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ उन्होंने कब देखी है, सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में हमें नहीं पता कब देखी। ठीक है, रिपीटेड एक्टिविटी, वी हैव विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी मैनी टाइम्स। अब इसमें जो मैनी टाइम्स है, दिस फ्रेज इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव जस्ट ईटन, कंप्लीटेड एक्टिविटी जो है प्रेजेंट से पहले,
तो प्रेजेंट में हुई है लेकिन थोड़ी देर पहले हुई है। एक्शन नॉट कंप्लीटेड इन द पास्ट, आई हैव स्टडीड स्पेनिश। ठीक है, अब इसके हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें हैज और हैव है और पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। इसी तरह इसको नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए हैज नॉट और हैव नॉट, और इसी तरह इंटरोगेटिव के लिए हमने हैज हैव जो है वो हम पहले यूज करते हैं। समझ आ रही है आपको? जी सर जी। किसी को कोई मसला नहीं है और कोई इसी को कुछ चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं किया हुआ? सर मुझे आवाज सही से क्लियर नहीं आ रही है। बाकी सबको भी यही मसला है। मैंने माइक बिल्कुल हाथ में उसको वो हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ लेकिन वो मैंने जी हाँ हाथ सर, में आपकी आवाज दबी दबी है, मैंने शुरू से आपको जो है ना बताया था। एक तो मेरे आवाज में वैसे भी थोड़ा सा मसला है आज। ठीक है, तो ओके सर। तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं बिफोर, एवर, सो फार, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, फॉर और सिंस। ठीक है, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, this tense is used to describe actions that have been continuously in progress with indicating beginning of action। अब परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस के जितने भी टेंसेज हैं आपको उनमें वक्त जो है उसका पता चलेगा। आई हैव स्पेसिफाइड टाइम हो या अनस्पेसिफाइड टाइम हो, आपको उसमें टाइम नजर आएगा। जैसे आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस द लास्ट 2 आवर्स। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब ये हैं कि आपने उसमें हैज बीन और हैव बीन यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। एंड थर्ड वन कि वहाँ पे टाइम को जो टाइम फ्रेज है उसको सेपरेट करने के लिए आप सिंस और फॉर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सिंस और फॉर यूज कहाँ पे होगा? जहाँ पे पॉइंट का आगाज है, वक्त का जो आपको बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट पॉइंट पता है किस कब से है, वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। जहाँ पे आपको वक्त का तय्युन नहीं है, तो आप उसको नहीं पता आपको कि कब से है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो सिंस आया वो क्यों आया? क्योंकि उसने लास्ट लगा दिया, सिंस की लास्ट वाज, अब से 2 घंटे पहले, आखिरी 2 घंटे में। ठीक है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 8:06 होंगे। अगर यहाँ पे लास्ट ना लिखा होता तो फिर हमने यहाँ लिखना था फॉर 2 आवर्स। कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब वर्ड लास्ट लगा दिया तो उसे वो स्पेसिफाइड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है जी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं इसमें जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सर आप मीटिंग रीज्वाइन कीजिए, वो इशू है। सॉरी, क्या इशू है? सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, आप मीटिंग को रीज्वाइन कर लीजिए। सर हमें ये- ओके आ रही है, बस शायद उसका नेट खराब है। यार ये आप लोग डिसाइड कर लेंगे क्या इशू है इसमें। मैंने तो माइक जो है बिल्कुल पास रखा हुआ है, वॉल्यूम नहीं फुल सर, है अब इधर आवाज से। ठीक है, आवाज ठीक है सर, नाउ इट इज क्लियर। सर आवाज ठीक है। ओके जी, ये नहीं, अब जिनका नेट का इशू है वो पॉइंट देख लीजिएगा। सो सिंपल पास्ट टेंस जो है इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। हम इनकी भी कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले व्हेन एन एक्टिविटी और सिचुएशन बिगेन एंड एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट, कोई भी सिचुएशन बिगेन एंड एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, के वो पास्ट में स्टार्ट भी हुई और खत्म भी हो गई। इन अदर वर्ड्स व्हेन एन एक्टिविटी और सिचुएशन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, ये स्टेटमेंट भी फर्स्ट वन को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और टू रेफर द पास्ट हैबिट्स, अब हम इसकी देखते हैं एग्जांपल्स। कंप्लीटेड एक्शन में ही वाज लेट टू क्लास यस्टरडे, वो कल क्लास में लेट आया था। ठीक है, अब वाज हम यूज नहीं करते प्रेजेंट में, उसमें सिंपल पास्ट में। ठीक है, वाज और वर यूज नहीं होता। अब यहाँ पे वाज क्यों आया है तो मुझे बता सकता है एनीवन? असल कंप्लीटेड एक्शन है ना, ये काम कंप्लीट हो चुके हैं। पास्ट नो, में सर काम Completed. कंप्लीट।
नो। पहली स्टेटमेंट में वर्ब कौन सा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म सर। सॉरी, So was देखें यहाँ पे वाज इसलिए आया है कि वो वर्ब को, वो एक्शन को जो है वो बता रहा है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है वाज। ठीक है, तो यहाँ पे वाज एज ए वर्ब के तौर पे आया है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आया। ठीक है, सो सेकंड चीज देखें, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, वी अराइव 3 वीक्स अगो एंड द पास्ट हैबिट, शी वेंट टू हर यूनिवर्सिटी डेली इन 2016। सर ये मुझे वास की समझ नहीं आई, आपने इसमें क्या बताया है? देखें वाज जो है, वाज यहाँ पे एज ए वर्ब के फॉर्म में आया है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, प्रॉपर वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। इस जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, वाज जो है उसकी सेकंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म होगी हैड। ओके सर जी। ठीक है, सो इंडिकेटर्स क्या हुए जी? लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे, लास्ट सेमेस्टर, यस्टरडे और अगो। देन उसके बाद है जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में क्या होता है कि द टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्टिविटीज continuously in progress around the time in the past। जैसे they were eating when the taxi arrived। was और verb इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगी। जितने भी कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो, वर्ब के साथ हमेशा ing यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है जी, जिस तरह से दिस टेंस इज नॉट यूज्ड अ लॉट, it can often be used interchangeably with the simple past tense। ठीक है, अच्छा अब हम जो पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी निशानी ये है कि यहाँ पे हैड आता है। ठीक है, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट में आता है हैड और इसके साथ वर्ब की यूज होती है थर्ड फॉर्म। दूसरी कंडीशन इसकी ये है, और तीसरी ये है कि हैड के जितने भी स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम्स में आएंगी उनके दो पोर्शन होंगे, एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज, एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम इनको थोड़ा सा देखते हैं। The past perfect tense refers to activities that happened before a specified time in the past। कोई भी एक्टिविटीज जो हैं वो पास्ट में हो रही हैं, ठीक है, और वो कंप्लीटेड है, वो सारी की सारी पास्ट परफेक्ट में है। जैसे he had visited her many times before she died। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो पास्ट यूज हुए हैं, एक पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है और एक सिंपल पास्ट यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स जब भी आएंगी तो आपने ध्यान में रखना है कि हेड का जो हेड है उसमें वहां पे आना है जहां पे एक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल दो एक्टिविटीज हुई हैं, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, और ये जैसे इसी स्टेटमेंट को हम लेते हैं, he had visited her many times, ये एक्टिविटी ए है, बिफोर शी डाइड ये एक्टिविटी बी है। अब इन दोनों एक्टिविटीज में पहले वाला काम कौन सा हुआ है बताइए जी मुझे, तो पहले कौन सी चीज हुई है, वो आई है या वो मर गया है? दो ही चीजें हैं ना, बिफोर ही शी है, डाई। बिफोर शी डाइड। पहले काम कौन सा हुआ है? विजिटेड वाला। विजिटेड किया सर। ठीक है, he had visited her many times, उसने उसको बहुत बार उससे मुलाकात की है उसके मरने से पहले। तो जब वो मर गई है तब उसने किससे मिलना था? ठीक है, अब देखें इसमें जो दो चीजें आई हैं, एक्टिविटी ए जो है वो बहुत बार हो चुकी है और वो एक्टिविटी बी से पहले हुई है। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट ए बी सी एनीवन कोई भी है, वो सुबह उठा, उसने नाश्ता किया, वो अपने बाइक के ऊपर बैठ गया यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, अब उसको वहां पे याद आया कि वो अपना वॉलेट या अपना मोबाइल अपने टेबल पे भूल गया। अब जो चीज वो भूल गया, जो एक्टिविटी पहले हो गई है वो है जो उसने सोचा है। ठीक है, जो काम वो कर रहा है वो तो पास्ट सिंपल में आएगा, लेकिन जो चीज पहले हो गई है वो आएगी हैड की फॉर्म में। तो हैड वहां पे आना है। एक तो आपने याद रखना है कि ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनको हम डबल पास्ट बोलते हैं, और जो पास्ट में जो चीज पहले हुई होती है हमने वहां पे हैड का यूज करना है। समझ आ गई इस टेंस की? और इस टेंस से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है और
तहसीलदार के पेपर में 2 बार आया ये, ठीक है। दो जो थी स्टेटमेंट्स इसी टेंस के ऊपर थी, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि आपने एक्टिविटी समझनी है कि कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है पास्ट में। हुई दोनों पास्ट में होती हैं, लेकिन एक एक्टिविटी पास्ट में पहले हुई होती है, एक एक्टिविटी उसके रिजल्ट में उसके बाद होती है। तो हैड आपने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे वो एक्टिविटी पहले हुई है, उसके साथ आएगी थर्ड फॉर्म। और जो एक्टिविटी उसके बाद होती है पास्ट में, वो सिंपल पास्ट में होती है। जैसे he had visited her many times before she died, ठीक है। had visited और then she died, तो वो सिंपल पास्ट यूज हुआ। इसकी समझ आ गई है? सर इसमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो मेरे ख्याल से विजिटेड और डाई ये 2 आएंगे, हाँ जी, क्वेश्चन बनाता है तो। वो हैड विजिटेड जो है, अगर वो या तो वो हैड नहीं यूज करेगा उसमें, ना वो हैड यूज करेगा ना वो डाइड यूज करेगा। इन दोनों चीजों को फिल इन द ब्लैंक में ले जाएगा। जब भी लेंथी स्टेटमेंट्स आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 2 आती हैं, ठीक है। सर बिफोर स्टूडेंट्स वाले को जैसे सर एक क्वेश्चन है, जैसे सर वो एक क्वेश्चन होता था कि डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, उसमें बिफोर आ जाता है, बिफोर देखें, ही डॉक्टर आने अराइव। से पहले मरीज मर चुका था, पहले एक्टिविटी कौन सी हुई है? सर मरीज मर चुका था। डॉक्टर बाद में आएगा, ठीक है। जी सर। तो जो मर गया है उसके लिए हम हैड हैड यूज डाइड करेंगे। लिखेंगे, और जो डॉक्टर बाद में आया उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। बस नहीं ये सर एक मैं छोटी ये, सी बात। जी सर बिल्कुल, जिसमें भी बिफोर शी डाई या इस तरह का कुछ आएगा वो हैड वाला ही होगा, पास्ट परफेक्ट ही होगा, इंडिकेशन मैंने है सर ये बात की मैंने है। आपको रूल ये बताया कि जो एक्टिविटी पास्ट में पहले हुई है वहां पे हैड आना है, जी सर। वहां पे आपने पास्ट परफेक्ट लगाना है। जो एक्टिविटी बाद में होगी वहां पे आपने फर्स्ट। सिंपल पास्ट लगाना है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया? क्लियर? नो? यस सर, क्लियर। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो था, हमने हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने हैड बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। सिंस और फॉर का रूल जो है वो सेम रहेगा। The tense is used when an activity was continuously in progress before a specific time in the past. जैसे I had been thinking about this topic since early in the morning, ठीक है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, ये स्टार्ट ऑफ मतलब वो जो टाइम है उसका पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। ठीक हो गया? देन है जी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो है इसमें सबसे पहले सिंपल फ्यूचर आएगा। टू इंडिकेट दैट एन एक्टिविटी और इवेंट विल टेक प्लेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। किसी भी चीज़ को जो कि हम उसको इंडिकेट करें कि वो फ्यूचर में होगी, नियर फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर इसमें आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या है, विल और शैल यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीक वी विल वर्क ऑन पंक्चुएशन। अब जो नेक्स्ट वीक है ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि ये एक से जो है वो फ्यूचर टेंस है। विल और शैल को अगर हम रिप्लेस करें वन पेपर में तो इसकी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, उसके लिए वो मस्ट और उस साइड पे चला जाता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन विल और शैल को जब हम अपनी रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं, आई और वी के साथ जो है वो हम क्या यूज करते हैं, शैल। ठीक है, लेकिन जब हम आई और वी के साथ विल यूज करें और दूसरों के साथ मतलब इनको इंटरचेंजेबली यूज करें तो उसका मतलब मस्ट की सूरत में होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो काम जरूर होएगा। ठीक है जी, इस चीज को जरा देख लीजिए। ये सारी चीजें ना आपको फिंगर टिप्स के ऊपर तब होंगी जब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंडिकेटर भी हैं, टुमारो, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। Sometimes the simple present tense or the present progressive tenses, they are used to express a future meaning. Usually these tenses they are used when scheduled events are being discussed. बाद आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वो इन दोनों टेंसेस को मतलब जो स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ शेड्यूल्ड मीटिंग में आ जाती है तो उसमें भी इसको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल और शैल तो रहेगा, उनके साथ हमने जस्ट क्या ऐड ऑन किया, बी का इजाफा हुआ। द टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्टिविटीज दैट विल बी कंटिन्यूअसली इन प्रोग्रेस अराउंड सम फ्यूचर टाइम। जैसे वी विल बी फ्लाइंग ओवर न्यूयॉर्क एट नून टुमारो। ठीक है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी और शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है।
देन है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर की बात है, ठीक है, और इसमें हम जो है विल है और शैल हैव यूज करेंगे। इसमें एग्जामिनर अक्सर जो है वो क्या कर जाएगा, विल हैज लगा देगा या शैल हैज लगा देगा, तो वो फ्रेज जो है वो रॉन्ग कंसिडर है। हैव लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल, विल हैव और शैल हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। देन है जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि इसमें भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें क्या आएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है, हैज बीन नहीं आएगा, विल हैव बीन आएगा और शैल हैव बीन आएगा, और जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमारे जो टेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने ये चार्ट को सामने रखना है, अपनी एक्सरसाइज खोल लें उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की। हर टेंस के ऊपर एक एक एक्सरसाइज 20-20 फिक्रे जो हैं मिक्स करके लिखें, या उनको पहले सिंपल स्टेटमेंट्स बनाएं, फिर उनकी क्या करें आप नेगेटिव बनाएं, फिर उनके सवालिया बनाएं, वो बन जाएंगे 60 सेंटेंसेस। इमेजिन करें आपने एक टेंस के 60 सेंटेंसेस जो हैं जो प्रैक्टिस कर ली हैं अपने हाथ से अपने रजिस्टर के ऊपर, वो आपको आने वाले 4-5 सालों में तो भूलने वाले नहीं हैं। उसके बाद भूल गए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। और अभी नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह 1 वीक का टाइम होगा, तो मैं ये होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर ज़रूर काम करेंगे, और मुझे ये भी यकीन है कि पूरे बैच में से 2 से ज़्यादा लोग इस रूटीन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये हमारा कौन सा बैच है जी, ये वाला 34 है। 34 तो जी सर। तो 34 बैचेस के लिए अब तक की रूटीन यही रही है कि 1 या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा लोग सुन लेते हैं और ये काम नहीं करते। तो एट द एंड रिजल्ट यही होता है पेरेंट्स के, आपको चीज़ों को, अब आपको अगर जिस भी बंदे को टेंसेस नहीं आएंगे, पैसिव वॉइस भी नहीं आएंगे, उसको दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, नरेशन में जाके ये सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है। फिर जब करेक्शन आती है उसमें पूरी इंग्लिश घूम जाती है। सो हर चीज़ दूसरे के साथ इंटरलिंक है, एक चीज़ करेंगे तो दूसरी आएगी, दूसरी करेंगे 1 और 2 आएगी तो 3 आएंगी, 3 पूरी आएंगी तो चौथी भी आएगी, और ये चारों चीज़ें आ गई तो जहाँ पे भी इंग्लिश का पोर्शन आएगा आप उसमें से 60 to 80% ईजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Assam sir.